हेलो गाइस, तो बच्चे कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो फिर इसी अच्छी बात के साथ ऑन योर डिमांड आज मैं सेल का वन शॉट रिविजन कराऊंगी। तो बी प्रिपेयर, पानी वानी पी लो, ब्रेक लेना चाहते हो तो बीच में ले सकते हो। तो सेल का जब मैं वन शॉट रिविजन कराऊंगी बच्चों, तो एक बात है कि मैं उतना डीप में तो नहीं जाऊंगी, हाँ फटाफट कराऊंगी क्योंकि वन शॉट रिवीजन है। और तुम्हें मेन जो ऐसा तो डीप में तुम लोग पढ़ ही चुके हो, तो तुम्हारा जो मेन पॉइंट्स है उसको ही कवर करूंगी ताकि तुम्हारा एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो ध्यान दो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान देकर यदि क्लास में बैठते हो, साथ में नोटबुक ले लेते हो कि फटाफट मुझे शॉर्ट रिवीजन करना है, तो तुम्हारा जो सिलेबस है, मतलब ये जो तुम्हारा चैप्टर है सर, वो आज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो मेरे साथ बने रहो और ध्यान से सेशन को देखो। तो बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल जो हमारा होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहीं कहीं तुम लोग क्या देखोगे, कहीं कहीं देखोगे क्या लिखा रहता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी। ठीक है, तो क्या है, सबकी बातें यही है कि आज मैं तुम लोगों को थोड़ा लास्ट से स्टार्ट करूंगी, पीछे से स्टार्ट करूंगी। हम क्या है, हमारा बॉडी क्या है, हम लोग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, या किसी भी एनिमल्स की बात कर लो, किसी भी लिविंग थिंग्स की बात कर लो। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो तुम लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनिज्म इज द अल्टीमेटली लास्ट स्टेप्स है जो भी हमारा जो बॉडी बनता है। तो ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किससे बनता है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम किससे बनेगा? बहुत सारे ऑर्गन से बनेगा। ऑर्गन किससे बनेगा? टिश्यू से बनेगा। टिश्यू किससे बनेगा? सेल से बनेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जा रहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। बच्चों हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है सारे में, क्या तो एनिमल्स की बात करें या हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें या लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो किसी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, किसी में टिश्यू लेवल कई ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो अलग है, वो एक्सेप्शन है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बना? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। ओके, तो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, तो कैसे फंक्शन कर रहा है? क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से दे आर द वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ही लिख लो। और वो सारे ऑर्गन सिस्टम, यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वह बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ओसोफेगस है। तो इस तरह से ऑर्गन सिस्टम कैसे बना? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर। अब एक एक ऑर्गन को तुम यदि लो तो वो सब कैसे बना? बहुत सारे टिश्यूज को मिला के, और टिश्यू तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। अब उसके बाद जो है टिश्यू की बात करें तो टिश्यू किससे बना? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज। तब क्वेश्चन क्या उठता है कि सेल क्या है? तो अल्टीमेटली सेल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ ना, कि सेल मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनाइजेशन बना। ये तो बनने की बात हो गई, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शन की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसके, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है किस पे बेस्ड है? ऑर्गन सिस्टम पे। ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन कर सकता है? यदि ऑर्गन सही है तो। ऑर्गन कैसे फंक्शन कर सकता है? यदि टिश्यू सही है तो। टिश्यू सही से फंक्शन कर रहा है तो। और टिश्यू कैसे सही से फंक्शन कर सकता है? यदि तुम्हारा सेल सही से फंक्शन कर रहा है तो। यदि कहीं का सेल डैमेज हो गया और फंक्शन करना बंद कर दिया तो उससे रिलेटेड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब फेल हो जाएंगे। एक सेकंड, मुझे इसी का टेम्परेचर कम करने दो यार, बहुत गर्मी लगने लगी है, बहुत आवाज़ होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बढ़ा देती हूँ। नाउ अब ये हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल भी होगा तो क्या होगा? मतलब वो जो है बेसिक यूनिट है, वहीं से हमारा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। अब बात आती है, यदि हम सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो सेल्स होते हैं वह किस तरह के होते हैं। तो
तो ये तुमको पता है कि सेल्स कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, मतलब सेल हमारे बाइकनकेव ऐसे गोल भी हो सकते हैं। सेल्स हमारे याद करो ये भी किसी में होता था, किस में होता था, मसल सेल्स में होता था। सेल याद करो ऐसे भी होता था, किस में होता था, बताओ। ये हमारे न्यूरॉन सेल्स होते थे, नर्व सेल्स होते थे, जिसमें कि नर्वस सिस्टम होता था, जिसमें न्यूरॉन होता था। तो तुम अभी यहीं पे देखो कि सेल्स तुम्हारे क्या है। ऐसे बात करें तो मैक्रोफेजेस की बात करें, डब्ल्यूबीसी जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा के लाइक। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, खुद के ही बॉडी में दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। मतलब यदि हम सेल को याद करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेल जो है एक गोल स्ट्रक्चर है। ये तो बात होगी दे आर द डिफरेंट शेप एंड द साइजेस। तो इसके अलावा डिफरेंट शेप्स की बात होगी। यदि हम साइज की भी बात करें तो सेल्स जो होता है, यदि न्यूरॉन की बात करो तो 1 मीटर लॉन्ग। यदि एक पेपी येलो की बात करो, माइक्रोप्लाज्म की बात करो तो वो क्या 0.1 माइक्रोमीटर। तो ऑस्ट्रिच के एग की बात करो तो सबसे बड़ा सेल। तो सेल के साइजेस भी हैं, वहाँ पे डिफर करते हैं, शेप भी डिफर करते हैं। इतना क्लियर हो गया। बट इसके पहले मैं एक चीज भूल गई थी जो मैं भी बता रही हूँ। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क को देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या होता है? वाइन की बोतल यदि देखो तो उसके ऊपर का जो कैप रहता है वो कॉर्क ही रहता है। या हेम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जो पहले आते थे, पता नहीं आता है कि नहीं, जो एक छोटा सा लकड़ी टाइप का कॉर्क रहता है। या फिर वो जो हम लोग बैडमिंटन खेलते थे जो शटल होता है उसके नीचे भी देखो वो कॉर्क ही रहता है। उसका नाम ही हमने कॉर्क डाल दिया। ओके, तो जो इन्होंने डिस्कवर किया था, तो जब कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, जिसका लैटिन वर्ड होता था सेलुला। और सेलुला का मतलब होता था क्या? लिटिल रूम। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो छोटे छोटे रूम्स है वो पाए जाते हैं प्लांट्स में, और उनको नाम दे दिया क्या उन्होंने? सेल। ओके, क्लियर। तब बाद में 1674 में, अब देखना यार ये पता नहीं ईयर्स इधर उधर हो जाए तो मुझे इतना याद नहीं रहता है। एंटोन वॉन लीवनहुक, लीवनहुक ने क्या किया था? ठीक है, एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या किया था, क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने पॉन्ड्स का एक बूंद पानी निकाला था। ओके, और इस पानी में उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो है वह मतलब बहुत छोटे बैक्टीरिया वगैरह उनको दिखाई दिया था। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो थे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने प्लांट सेल का डिस्कवर किया था, और एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या किया था? एनिमल सेल का डिस्कवर किया था। लेकिन इन लोगों को उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। लीवनहुक को भी कुछ नहीं दिखाई दिया था। तो किसको दिखाई दिया था? रॉबर्ट ब्राउन को दिखाई दिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो अंदर एक स्ट्रेन मटेरियल देखा उसका नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। ठीक है, और इनके बाद 1838 में स्वाइलियन साहब थे, और 1839 में स्वान साहब थे। ठीक है, ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? एक प्लांट सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वह सब सेल से मिलके बने हुए हैं। और बाद में स्वान ने क्या किया? ये इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वह भी एक सेल से मिलके बना हुआ है। तो बाद में इन दोनों को मिला के क्या बन गया? सेल थ्योरी बन गया। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि ये सेल आखिर आए कहां से। अचानक ही वरदान तो तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, सेल अपीयर हो गए, धीरे धीरे एवोल्यूशन हो गया, हम लोग बन गए। ऐसा तो हुआ नहीं हुआ होगा। तो ये इन लोगों ने नहीं बता पाया था। तो एक रडल्फ वर्चो थे, उन्होंने क्या बताया? ओमनी सेलुला असेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला असेलुला मतलब कि हर सेल जो होता है वो जो एग्जिस्ट करता रहता है उससे ही निकल के आता है। मीन्स एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन सबको मिला के क्या बन गया? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में क्या बोला गया?
कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि ईच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स आर, ये जल्दी करने के चक्कर में मेरी राइटिंग कहाँ जा रही है यार, मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ द प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, वो क्या है, सेल। दूसरा क्या दिया था, every cell arises, each and every cell arises from pre-existing cell, तो यही बना सेल थ्योरी। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे सेल में जो भी होता है वो क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमारी जो भी लिविंग वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया जो है हमारी, उसमें दो ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक है ए सेलुलर और दूसरा क्या है, सेलुलर। तो तुम एक बात बताओ, मतलब लिविंग की मैं बात कर रही हूँ, लिविंग की, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रही। और तुम लोग गेस करो और लिखो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में बताओ मुझे फटाफट कि ए सेलुलर वाला कौन है, कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई जिसमें कि सेल ही नहीं है। तो बात करेंगे वायरस की, क्योंकि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, हमारे बॉडी के बाहर है। तो और बाकी सेलुलर में क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर। अब तुम बताओ यूनिसेलुलर किससे बना हुआ, एक सेल से, मतलब कि बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी यदि एक सेल से मिलकर बना हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। एंड इफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द मेनी सेल, मेनी का मतलब क्या हो गया, मल्टी कलर यूज करते हैं ना, कि मल्टी कलर का शर्ट खरीद लेते हैं, यार मैं तो हीरो लगूंगा, करते ना तुम लोग ऐसे, तो वही है, मल्टी मीन्स मेनी। तो इफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द मेनी सेल्स देन इट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। उसमें कौन आ जाएगा, हम लोग सब आ जाएंगे, ठीक है, कुत्ता बिल्ली हम तुम सब, क्लियर। अब ये बात हो गई ए सेलुलर और सेलुलर की। अब हम मेन सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। सेल के जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दो तरह के सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे और दूसरा प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में, ये पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिसमें सेल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिसमें बहुत छोटा होते हैं सेल्स, और जिसमें जो हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर रहते हैं, दैट इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल्स। तो तुम्हारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसमें जो सेल्स है दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक। जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें मोनेरा जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स, और बाकी जो होंगे यूकैरियोट्स से तुम्हारा हो जाएगा, प्रोटिस्टा से यूकैरियोट्स हो जाएगा। तो चलो पहले यही देख लेते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। साइज वेरी स्मॉल रहेगा, इसमें साइज क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेंगे, मतलब कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम्स नहीं, कुछ नहीं, राइबोसोम्स रहेंगे, सॉरी राइबोसोम्स रहेंगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर एब्सेंट, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। थर्ड वन क्या रहेगा, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा, हाँ जेनेटिक मटेरियल रहेगा एक जगह जो कि क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस की तरह वर्क करेगा, और सर्कुलर डीएनए रहते हैं, सिंगल जो रहता है वो सर्कुलर डीएनए, ऐसे सर्कुलर रहता है डीएनए जो रहता है, डीएनए सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए। और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स भी होता है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड।
वो बाद में जब हायर क्लासेस में जाओगे बायोटेक्नोलॉजी में इसकी बातें होगी। इसमें तो इसमें क्या देंगे, न्यूक्लियस एब्सेंट, और इसमें तो डीएनए प्रेजेंट ही है, डीएनए आरएनए सब प्रेजेंट है, इसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें तो क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स जो होते हैं, और सब में जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट रहता है, मतलब जो भी क्रोमोसोम है इट विल कंटेन द डीएनए। ओके, अब हाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, 70 टाइप का, ये एस इज द सीड बॉक्स यूनिट, ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 80 टाइप। ओके, सेंट्रोसोम्स इसमें नहीं रहता है, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात हो गई। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ। तो यदि हम एनिमल सेल की बात करें और यदि हम प्लांट सेल्स की बात करें, तो एनिमल सेल्स में तुम्हारा क्या होगा, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा वह क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी तरह जब हम प्लांट सेल में जाएंगे वहां देखेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई रहेगा रहेगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, एक बाहर भी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, दैट इज नोन एज द सेल वॉल। मतलब पहले सेल वॉल रहेगा, उसके बाद उसके अंदर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो पहले अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर? तो यही डिफरेंस है। इसके अलावा जो भी डिफरेंस है मैं पहले यहाँ क्लियर कर देती हूँ, फिर आराम से सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस आया हमारे एनिमल सेल्स में वो क्या था, इसका आउटर मोस्ट जो था वो जो भी बाउंड्रीज थे उसके जो स्ट्रक्चर था दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमारे प्लांट सेल के जो थे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर वो था क्या, सेल। क्लियर? न्यूक्लियस जो होंगे इसके बीच में होंगे, एक मेजर है पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका किसी का भी, आइदर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स बीच में होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, साइड में होगा। अब तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएगा एक चीज कि क्यों साइड में होगा भाई, क्योंकि इसके वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पूरा स्पेस ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल्स कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गए वैक्यूल्स, इसमें भी हो गया वैक्यूल्स। तो जब क्वेश्चन आए कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता है, तो होता है, तो बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल में होता है कि नहीं होता है, होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं। ओके, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम सेम ही होते हैं, बस एक सेंट्रोसोम होता है, यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर होता है सेंट्रोसोम्स। ये सेंट्रोसोम्स बेसिकली इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसे स्टार की तरह इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, मैं बताऊंगी उसका भी स्ट्रक्चर, ऐसे स्टार की तरह चमकते रहते हैं, ये इसका सेल डिवीजन के समय काम होता है। तो इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट रहेगा, उसमें सेंट्रोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहेगा। तो यहीं पे लिख लो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट, इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट। क्लियर? अब एक स्पेशल चीज दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस किसका है, मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट यहीं पे प्रेजेंट रहेगा भैया, हमारे में तो नहीं रहेगा। क्या बोलते हो, तुम्हारे में रहेगा? तुम फिर चलता फिरता आदमी नहीं, पेड़ बन जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। ये भी इसके मेजर डिफरेंस है, सेंट्रोसोम्स भी मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो,
अब बताओ, अब तो एक वो भी था सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट लिख देना, इसमें सेल वॉल एब्सेंट लिख देना। वैकोस इसमें स्मॉल लिख देना, उसमें बिग लिख देना, ठीक है। लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्रेजेंट लिख देना और इसमें एब्सेंट लिख देना। आई थिंक इतनी बातें काफी है। हाँ, अब क्या होगा, चलो अब आगे हम पढ़ेंगे सारे, बाकी सब सेम के सेम ही होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और एक एक करके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, क्योंकि अभी तक तुम लोगों को क्लियर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन किसका, एनिमल सेल का। उसके आगे भी एक मेम्ब्रेन होता है, दैट इज द सेल वॉल होता है, बट वो किसमें होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्लियर करेंगे, फिर दो चार कुछ स्ट्रक्चर है बस उसको खत्म कर देंगे, काम खत्म हो गया, सेल चैप्टर क्लियर। आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस पॉइंट वाइज पढ़ो, पॉइंट वाइज। ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है, किसका, एनिमल सेल का। किसमें, एनिमल सेल में। अब एक बात बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, पहले पता कैसे कैसे बना हुआ, तो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, क्लियर। तो पता है तुम्हें कि कैसे बना हुआ लिपिड और प्रोटीन से, जैसे तुम सैंडविच खाते हो तो एक ब्रेड लेते हो, उसके बीच में कुछ लगाते हो, फिर ब्रेड को डाल देते हो, वो बोल सकते हो। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, जैसे सीनियर क्लास में तो ये भी दिया हुआ कि फ्लोटिंग सी के जैसा है, और उसमें जो आइसबर्ग जैसे सी में, समुद्र में जैसे आइसबर्ग फ्लोट करते रहते हैं, जैसे ये पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, और इसमें फ्लोट करते रहेंगे मान लो एक आइसबर्ग। तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये इसका स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया था कि इसमें जो दो लेयर्स होते हैं वह लिपिड्स के होते हैं, और बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होता है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र में आइसबर्ग जो है वह फ्लोट कर रहा है, और वो समुद्र किसका, लिपिड का। फ्लोट करने वाला आइसबर्ग क्या है, प्रोटीन। तो इतना समझ गए, तो इसको मारो गोली। और देखो अभी दूसरी बात है कि जो लिपिड्स के लेयर रहते हैं, एक सेकेंड, लिपिड्स के जो लेयर रहते हैं ऐसे ऐसे करके रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिपिड्स के लेयर अरेंज रहते हैं। तो दो ये बाई लेयर रहता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके बाई लेयर लिपिड्स के ऐसे लगे रहते हैं, सोच लो कि लिपिड्स के लेयर है, और इसके ही बीच में ये प्रोटीन्स के लेयर दिखाई देंगे, प्रोटीन्स एम्बेडेड दिखाई देगा, लेयर नहीं रहता, एम्बेडेड रहता है। और इसमें भी दो तरह से एम्बेडेड रहता है, एक ऊपर की तरफ रहता है और एक अंदर बिल्कुल धसा हुआ रहता है। तो जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब जो बाहर की साइड में रहेगा दैट इज एक्सट्रिंसिक, और अंदर की साइड में रहता है इंट्रिंसिक। तो हमारा इसका बहुत रोल है, न्यूरॉन में भी तुमने देखा होगा जब हमारा कंडक्शन होता था इम्पल्सेस का, ये आयंस के मूवमेंट में ये प्रोटीन ही हेल्प करता है, यही चैनल का काम करता है जो अंदर बाहर आने देता है, आयंस को मूव करने देता है। तो बस तुम इतना याद रखो कि दो लिपिड के लेयर के बीच में एक प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ ही चुने हुए सब्सटेंस को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, अलाउ करता है, हमारे गार्ड की तरह, संतरी की तरह, सबको अंदर नहीं जाने देगा भैया। और कोई अंदर हमारा बच्चा है, सेफ है, मान लो वो बाहर जाना चाहेगा तो उसे भी नहीं जाने देगा बिना गार्जियन के। तो ये सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर बाहर कर देता है, इसलिए बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। और कैसे मूव करते हैं सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू दैट या along with the concentration gradient। बट इसके पहले मैं इसे थोड़ा रुक गई थी, एक बात बता दूं, जो यदि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाता तो क्या होगा बताओ, तो उसके अंदर जितने भी तुम्हारे ये स्किन है सारे बर्स्ट हो जाते तो क्या हो जाएगा,
जितने भी ऑर्गेनल्स है सबके सब बाहर आ जाएंगे। तो हमारे तो ऑर्गन्स हैं, सेल के सारे ऑर्गेनल्स बाहर आ जाएंगे, सेल बिखर जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। हमारा लीवर निकल के बाहर आ जाए तो क्या हम बोलेंगे, ओ लीवर कैसे हो, तुम तो देखने में बहुत अजीब से लग रहे हो। हाँ, ओ अच्छा ये तो मैम का हार्ट है, अच्छा मेरा वाला हार्ट देखो कैसा है, ऐसा तो नहीं करोगे ना, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसी तरह सेल के साथ भी है, यदि उसका रप्चर हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, जो भी है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सारे ऑर्गेनल ही निकल के बाहर आ जाएंगे और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर एंटर करने देता है या आने जाने देता है। ठीक है, अब जो भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं वह कैसे करते हैं, अलोंग द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है, बस यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसका थोड़ा ध्यान दो। टेक्स प्लेस थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अरे यार पता नहीं रेड से विजिबल होगा कि नहीं। ओके, डिफ्यूजन। लेकिन यही चीज यदि हम बोल देंगे मूवमेंट ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। तो यही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, ये जो दो प्रोसेस है उनके थ्रू ही प्लाज्मा में मूवमेंट होता है, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का और वाटर का। अब 9th के सिलेबस में 8 से थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो ऑस्मोसिस होता है वह कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। हाँ, तो इसके लिए एक्टिविटी दिखाया गया है कि मान लो एक बीकर है ए, जिसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक। मैं याद करा दूंगी, ध्यान देना यहाँ पे, कैसे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। दूसरा टॉनिक लिया, मतलब सॉल्यूशन लिया, ये था आइसोटोनिक, ये है बीकर बी। और सी वाले में जो हमने सॉल्यूशन लिया वह लिया हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक। क्लियर, ओके। अब इन सब में हमने एक सेल डाला, एक सेल डाला, ठीक है, इसमें भी एक सेल डालो, इसमें भी एक सेल डालो। अब तुम बताओ किसमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, मतलब वाटर किधर से किधर मूव करेगा। ध्यान दो, अभी मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, पहले मैं समझाऊंगी। हाइपरटोनिक, हाइपर से क्या समझते हो, अरे तुम तो बड़े हाइपर हो रहे हो यार, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं बोली थी। अरे तुम्हें नहीं बोल रही, मतलब बता रही हो, जैसे क्लास में तुम नहीं बोलते हो, अरे तुम तो बड़े हाइपर हो गए, मतलब बहुत उत्तेजित हो गए, या हाइपर टेंशन हो गया, बीपी हाई हो गया। तो टॉनिक की बात करें मैं, पानी की नहीं, पानी नहीं। टॉनिक मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट, ओके, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पानी कम है, ओके। हाइपरटोनिक में टॉनिक ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वाटर लेस है। अब पानी बाहर लेस है, पानी बाहर कम है, तो पानी ऑलरेडी बाहर कम है, तो क्या करेगा, बोलेगा अंदर वाला पानी भाई तुम भी बाहर आ जाओ, यहाँ तो पहले से ऑलरेडी बहुत कम पानी है। तो ये क्या हो गया, पानी बाहर निकल रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, तो देन इट विल बी कॉल्ड द एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर। हाइपरटोनिक में टॉनिक ज्यादा, पानी कम, पानी कम रहेगा तो पानी कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक में तो बराबर भाई, हम दोनों के पास बराबर बराबर है, ठीक है, तो ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हारे लिए भी आराम हो गया, कुछ पढ़ना ही नहीं कि अंदर जाए कि बाहर जाए, ठीक है। तो ये अनअफेक्टेड। सी वाले में क्या हो जाएगा, सी वाले में
हाइपोटोनिक है मतलब टॉनिक कम है, इसका मतलब वाटर मोर। अब पानी यहाँ ज्यादा रहेगा तो भाई बाहर से अंदर जाएगा, जहाँ पानी ज्यादा रहेगा वहां से कम वाले जगह में मूव करेगा। ठीक है, एक बेंच पे 4 बच्चे 5 बच्चे बैठे हो और एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है, तो जो एक बच्चा बैठा है और वो ऑलरेडी तुम्हारे बेंच पे आ जाएगा जहाँ तुम 5 बच्चे बैठे हो, या जहाँ 5 बच्चे बैठे हैं वहां से उठ के जाओगे जहाँ पे एक बच्चा बैठा है। ज्यादा से कम की तरह यही नेचर का लॉ है, मूवमेंट होता है। तो वाटर जो है वो इसमें ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, वाटर मूव कर जाएगा सेल के तरफ, और दिस इज नोन एज द एंडोस्मोसिस। बताओ समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? हाइपरटोनिक, टॉनिक ज्यादा, पानी कम है तो पानी क्या हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। आइसोटोनिक में बराबर कोई मूवमेंट नहीं। हाइपोटोनिक मतलब कम है, टॉनिक कम है तो पानी ज्यादा होगा। अरे तुम ऐसे समझो ना, देखो एक ग्लास में पानी लो, एक ग्लास पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक है ना, तो चीनी को टॉनिक मान लो, हाँ टॉनिक मान लो चीनी को, शुगर को, तो उसमें शुगर कम है तो इसका मतलब पानी ज्यादा है। लेकिन जब तुमने 10 चम्मच शुगर डाल दिया और पानी हाफ ग्लास लिया तो उसमें शुगर ज्यादा है और पानी कम हो गया, मतलब टॉनिक ज्यादा हो गया। तो जब तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, और एक तरफ पानी रहेगा तो पानी क्या मूव करेगा ना, जहाँ पे ज्यादा उसकी तरफ मूव करेगा। तो एक तरफ तुम यदि कंसंट्रेटेड रखो और दूसरी तरफ तुम्हारा क्या रखो, लो कंसंट्रेशन वाला रखो, यदि वाटर शुगर वाटर, तो कहाँ से कहाँ मूव होगा, हमें हमेशा लो कंसंट्रेशन वाला जो होगा, मतलब जहाँ पे पानी तुम्हारा हाईली कंसंट्रेटेड है, जहाँ पानी ज्यादा है और कंसंट्रेशन जो है तुम्हारा लो है, शुगर कम है, तो पानी उधर से उधर जाएगा। यहाँ पे हमारा हाइपरटोनिक है, मतलब शुगर जो है हमारा क्या है, बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट, वाटर कहाँ, वाटर है ही नहीं, वाटर बहुत कम है तो मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से बाहर हो जाएगा। इस तरह से याद करो, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर खत्म, इसका मेनली यही काम होता था, मूवमेंट ऑफ आयंस में, वाटर मॉलिक्यूल्स में। 2 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो मतलब ऐसे मूवमेंट आराम से होता रहेगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब कभी भी होता है तो वह अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम से ज्यादा नहीं होगा, जहां पे ज्यादा रहेगा उसके तरफ ही ज्यादा आएगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, हाई टू लो जो डिफ्यूजन होता था, ठीक है, बट अभी जो होगा तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई, तो दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी खर्च होगा, देयर विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, एटीपी यूटिलाइज होगा, समझ गया। तो इस तरह से 2 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी यार अभी तो गिर ही जाता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब फटाफट होगा, चलो। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है स्ट्रक्चर, सेल वॉल। सेल वॉल आउटरमोस्ट क्या है, मेम्ब्रेन किसका, प्लांट का, प्लांट में प्रेजेंट रहता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है प्लांट सेल में। लेकिन एल्गी की बात करेंगे तो किससे बना होता है, गैलेक्टिन से। यदि फंगाई की बात करेंगे तो किसका बना होता है, इसमें काइटिन का बना होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो सेल वॉल होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। तुम्हें क्या पढ़ना है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। बहुत ही हार्ड रहता है, इसलिए ये क्या क्या करता है, कैसे फंक्शन में प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती देता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे 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 साइज बढ़ता चला जाता है तो अचानक से ऐसा नहीं बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक शेप दे देता है प्लांट्स को। थर्ड में क्या होता है, प्रोटेक्शन भी करता है, मतलब किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जल्दी जाने देगा। ये बस सेल वॉल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट सेल्स, आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द सेलुलोज। फंगाई की बात करें तो काइटिन का बना होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है। अब इम्पोर्टेंट पढ़ो न्यूक्लियस के बारे में।
न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्लांट का हो या एनिमल्स का हो, ठीक है, जो कि जैसे हमारे अंदर ब्रेन काम करता है वैसे न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को सेल्स के अंदर। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एनिमल सेल्स में बीच में होता है लेकिन प्लांट सेल में साइड में हो जाता है। और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होता है, बीच बीच में पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पढ़ना नहीं है तुम लोगों को ये, वैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। इसमें मैं बताई थी क्या होता है? सेंट्रोसोमोम्स, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होता है और क्या करता है? सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर्स उसमें से निकलते हैं और इसके बीच में डेंस 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 मटेरियल्स पाया जाता है। वो कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जेनेटिक मटेरियल्स वहां पे होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में तुम्हारा आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से पूरा लपेटा रहता है और यहीं पे कोडिंग चलता है, राइबोसोम से फॉर्मेशन होता रहता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियर पोर है उससे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, मतलब बाहर जाएगा। जैसे मान लो ये एक सेल है तो इससे यहाँ पे क्या है, ये चीज तो मैं बताने भूल गई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिक्विड लाइक मटेरियल है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जाता है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला दो। देखो भाई वन शॉट है तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी और तुमको भी फास्ट रिवाइज करना है क्योंकि एग्जाम है तो फटाफट रिवाइज करते चलो। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बना दिए बताओ फटाफट जल्दी से? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? और ये जो मेम्ब्रेन है चूंकि न्यूक्लियस से रिलेटेड है तो हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ तो मैं क्या बता रही थी बताओ फटाफट कि यदि न्यूक्लियस से जो राइबोसोम्स वगैरह बनते हैं बाहर आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते हैं या और भी कुछ जब एक्सचेंजेस होते रहते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है तो इस न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही होता है। और यहाँ से क्या होता है? इसके अलावा जब इंटरफेज आता है, जब हमारा माइटोसिस होता है तो उस समय इंटरफेज में तुम क्या देखोगे? कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे इंटरफेज से मेटाफेज के में आते हैं तो ऐसे ऐसे पत्ते पत्ते धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दिस इज नोन एज द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द क्रोमैटिन। और क्रोमोसोम में क्या होता है? क्या होता है क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम जो तुम्हारा होता है 23 पेयर्स होते हैं और हर सेल्स में रहते हैं, हर सेल में। और हर एक क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए रहता है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड, 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। जो क्या कंटेन करता है? दे कंटेन जीन्स। जो क्या करता है? जीन्स क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए का जो है स्मॉल यूनिट दैट इज नोन एज द जीन्स। जीन्स क्या है? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, जो ट्रांसफर करता है तुम्हारे कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। अब देखो, अब यहां से क्या देखोगे? कहीं से भी तुम ले लो, मान लो, चलो ये तो समझ गए, तो मैं इसको रब करती हूँ। ये न्यूक्लियस की बात हुई कि न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब हम बात करें यदि यहां से देखोगे एक ऐसे, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे पैसेज टाइप का तुम्हारा न्यूक्लियर पोर से लेके साइटोप्लाज्म तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्ट्रक्चर जाता है। तो बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें ऐसे ऐसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्केलेटन का काम करता है और ये 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक स्मूथ होता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम क्या देखोगे? कुछ भी एकदम स्मूथ स्पेस रहता है, लेकिन जो रफ रहता है, रफ वाले में ऐसे ऐसे दाने दाने स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज नोन एज द राइबोसोम्स। और इससे ही सटा हुआ, इससे ही लगा हुआ क्या पाया जाता है? अभी सब मैं हटा देती हूँ।
इसके पास ही पाया हुआ जाता है क्या तुम्हारा, ऐसे हल्का सा झुका हुआ टाइप का बूढ़ी अम्मा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। दिस इज नोन एज द गोल्गी एपरेटस। तो इसकी बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्लियर करूँ। स्मूथ वाला क्या काम करेगा, लिपिड सिंथेसिस का, बस इतना ही याद रखो। लिपिड सिंथेसिस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ पार्ट है वह क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा। और जो तुम्हारा रफ पार्ट है वह क्या करेगा, रफ पार्ट है वह क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि उसके पास क्या है, रफ के पास राइबोसोम्स है। और कौन से राइबोसोम्स है, एटीएच टाइप, प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस का काम हो गया, कुछ बना, ठीक है। वहां से बनने के बाद चलने के बाद उसको पैकिंग चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो यहाँ पे गोल गोल वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अंदर ही डाल के कहाँ भेजता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे गोल्गी एपरेटस में भेजता है। गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था, सी गोल्गी ने। तो दो फेज होते हैं इसमें, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो सिस फेज में ये लेगा और ट्रांस फेज से ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये वेसिकल इसके अंदर आएगा गोल्गी एपरेटस में। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, पीपीटी का क्या काम होता है, पीपीटी, जिसमें प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब ये वेसिकल्स जो सामान लेकर आया, क्या लेके आया, प्रोटीन लेकर आया, लिपिड लेकर आया। जैसे एक फैक्ट्री में कुछ बना, ठीक है ना, क्या बना, कुछ भी मान लो तुम्हारी शर्ट बन गया, पर उसमें बटन नहीं लगे हैं और उसके फिनिशिंग का काम नहीं हुआ, तो गोल्गी एपरेटस में आगे फिनिशिंग होगा, पैकिंग होगा, मार्केट में चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो लिपिड बने, प्रोटीन बने, वो गोल्गी में आए, वहां पे प्रोसेस किए गए, पैकिंग किया गया, फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और जब यहाँ पे पैकिंग हो गया तो ये क्या 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 कहलाया, ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन क्या कहलाया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से गोल्गी एपरेटस का काम हो गया। कुछ वेसिकल्स बच गया और इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां जहां जाना है। जो कुछ वेसिकल्स बच जाते हैं वह किसका फॉर्मेशन कर देता है, लाइसोसोम्स का। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसमें कौन कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद तुम्हारा आएगा गोल्गी एपरेटस, इसके बाद आएगा तुम्हारा लाइसोसोम, और उसके बाद आएगा तुम्हारा बैकबोन। उसके बाद तुम्हारा दो इंपॉर्टेंट बच जाएगा। एक सेकंड में, थोड़ा इंक खत्म हो गया है। और मैं इंक फिल कर दूं बच्चों, तुम लोग तब तक पानी वानी पी लो। चलो नो इट्स ओके। अब देखो, तो ये लाइसोसोम और उसके बाद क्या आएगा, बैकबोन। एंडोमेम्ब्रेनस जो भी स्ट्रक्चर उसमें आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और बैकबोन, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हमने क्या बात करी, जो वेसिकल्स बच गए वो बन गया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलेसिस एंजाइम। हाइड्रोलेसिस बोलो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलो। हाइड्रोलेसिस इसलिए बोलते हैं कि ये होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीनेजेस, लाइपेजेस जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, लाइपेजेस फैट का डाइजेशन कर देगा, एमाइलेजेस होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन कर देगा। तो एक तो डाइजेशन में हेल्प किया। दूसरा बात मैं बताती हूँ, जितने भी फॉरेनर सब्सटेंसेस या पैथोजेंस एंटर करते हैं उन सबको भी ये डाइजेस्ट कर देगा, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस को लाइसोसोम करेगा। और थर्ड थिंग क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग सुइसाइडल बैग, क्योंकि इसने अपनी हत्या खुद कर लेनी है। कब करनी है, जब वो चाहेगा सेल तक। यानी कि ऐसे ही लाइसोसोम आ गया तो चलो अब ये सेल खत्म,
ये तो सुसाइड हो गया भाई, वो सेल खत्म, सुसाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब उसे ऐसा सेल को फील होगा कि अब मैं नहीं, मतलब बहुत पुराना हो गया हूँ, बहुत ओल्ड हो गया हूँ, तो रिप्लेस होगा ही ना। तब क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है क्योंकि उसके ऑर्गेनेली अब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तब क्या करते हैं, लाइसोसोम्स के जो सेल वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, बत्ती बुझने लग जाता है ज़्यादा टाइम होता है तो इसके मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाएंगे और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग, कि उसने सुसाइड कर लिया, पूरा सेल खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। अब ये बाकी जो बच जाते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स, वो अल्टीमेटली आपस में मिलके, मतलब स्टार्टिंग में तुम देखोगे जो प्लांट सेल नए होते हैं उसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स ग्रोन अप नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे ये वेसिकल्स मिलके या कुछ डेवलप होके बड़ा सा वैक्यूल बना देता है। अब वो वैक्यूल क्या, अब मैं इन सबको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो वो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल का मतलब तुमको क्या लगता है, हिंदी में समझ लो इसका मतलब। वैक्यूल मीन्स खाली डब्बा, खाली बोतल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हाँ यही है वैक्यूल। कचरे में सब डाल, सॉरी कचरे में नहीं डाल, तो ये वैक्यूल को समझ लो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। मतलब सेल में जितने भी कचरे हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, खाली डब्बा, खाली बोतल, सब कुछ इसके अंदर ही डाल दो, सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी एंजाइम्स वगैरह रहता है वो सब भी पाया जाता है, बट उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो और बट हाँ, प्लांट सेल में इसका बहुत यूज इसलिए होता है, उसको टर्जिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे वैक्यूल्स। अब एक चीज और बता देती हूँ, मेन क्या रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारे बोर्ड से बोलो या रॉड से बोलो, क्या हो गया यार, अभी तो इनके डाला इसमें, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन होते हैं और ये इनको बोल सकते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को तुम लोग बोल सकते हो सेमी ऑटोनोमस बॉडी। मतलब ये आधा तो ठीक है डिपेंडेंट है, बट आधा जो है वह अपने से ही सारा काम कर देता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अंदर के जो मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, ये फोल्ड होगा फिंगर लाइक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या हो गया, आउटर वाला स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड और स्टॉक होता है, और इसमें भरा होता है स्ट्रोमा। क्या होता है, सॉरी मैट्रिक्स, स्ट्रोमा तो होगा क्लोरोप्लास्ट में यार, ठीक है। लिक्विड लाइक मटेरियल्स भरा होता है, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। अब क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके अलावा इसका अपना डीएनए होता है, इसके अंदर अपना राइबोसोम्स होता है, ओके। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो क्रेब्स साइकिल्स टेक्स प्लेस। अब बोलोगे मैम क्रेब्स साइकिल क्या है, रेस्पिरेशन क्लास 7th में भी पढ़े होगे तुम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन होता था वो क्या होता था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता था पहले, किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। ये काम कहाँ हो जाता था, सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद पायरुविक एसिड कहाँ जाता था, यहाँ आता था, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड यहीं पे O2 रहता है, O2 के प्रेजेंस में। यदि O2 रहेगा तभी पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, O2 नहीं रहेगा तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अब ये O2 क्या होता था, मैट्रिक्स में यहाँ लिख देती हूँ यार, ये O2 के प्रेजेंस में ब्रेक होगा और क्या बना देता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी, और वो जो एनर्जी निकलेगा वो ATP के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑक्सीसोम पे, ठीक है। और जब हमें चाहिए वो टूट टूट के एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी खत्म, ओके। तो क्या याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। दो मेम्ब्रेन है, ऑर्डर स्मूथ है, अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीसोम होता है,
एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल्स। और वहां से वो क्या मिलता है, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी मिलता है, एनर्जी स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में। अब एक मेजर पार्ट बच गया, दैट इज नोन एज द प्लास्टिड्स। ठीक है, चलो फटाफट वो भी खत्म कर देते हैं। प्लास्टिड्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लास्टिड्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट सेल के। ये भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना प्लीज। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, प्रोवाइड कलर, मतलब जितने भी कलर, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन्स होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है, तो जो भी ऑरेंज कलर, रेड कलर, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, ये सब किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस तो होता है, लेकिन ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का काम कैसे करता है कि यदि प्लांट्स में स्टार्च स्टोर्स हुआ, फैट स्टोर्स हुआ, प्रोटीन स्टोर्स हुआ, तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं, दैट इज नोन एज द एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ओके, तो एलियोप्लास्ट में क्या होता है, पल्स। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, तुम्हारे प्रोटीन स्टोर होते हैं। और एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टार्च स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टोरेज का काम करेगा। अब नेक्स्ट बच गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को देखो कैसे होता है। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है, प्लांट के ऑर्गेनेली है, जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड लाइक मटेरियल्स भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जब तुम जाओगे, अभी 10th में भी जाओगे तो पढ़ोगे, या 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें 2 तरह के होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में तुम देखोगे ऐसे ऐसे सिक्का रखते जाओ, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। ठीक है, फिर इसको कनेक्ट कर दो, जैसे कॉइन्स रखते हैं ना, उस तरह से अरेंजमेंट तुमको दिखाई देगा। और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना। मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज द ग्रैना। लेकिन ये जो अलग अलग कॉइन्स इसका निकालते हो, ये एक कॉइन, दैट इज नोन एज द थैलाकॉइड। ओके, तो ये थैलाकॉइड पता है मैं कैसे याद रखती हूँ, ये थैला, एक एक थैला को रख दिया, ग्रैना बना दिया। ठीक है, ओके, और इसको ऐसे एक एक करके दिया, तो दैट इज नोन एज द थैला। क्लियर? क्लियर? अब देखो, पता नहीं यार मेरा दिमाग से थैलाकॉइड के स्पेलिंग निकल गया, देख लेना तुम लोग। चलो, अब ये हमारे जो एक थैलाकॉइड होता है, उसमें क्या होता है, हमारा लाइट रिएक्शन होता है। क्योंकि इसी में क्या होता है, इसमें होता है क्या, क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो दीज आर ऑल अबाउट योर सेल। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा आपके लेवल में। तो आई थिंक कि आपका रिवीजन हो गया होगा। एक बार जाके बुक पढ़ लेना, और पॉइंट में करके पढ़ना, तो चैप्टर जल्दी याद हो जाएगा, फिर बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो फिर नेक्स्ट मिलेंगे, जब भी तुम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक का तुम्हारा डिमांड होगा, या जो भी तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, एग्जाम का टेंशन नहीं।